Hello students, this is the fifth lecture of optics, and in this lecture we will see how the ray of light bends when it moves from one optical medium to another optical medium. बोलने का मतलब ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो कैसे बेंड होता है, राइट? इसके बारे में हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो लाइट बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये पढ़ा, राइट? और इसका एक उल्टा स्टेटमेंट भी है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तो लाइट बेंड होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? ये हमको ऑलरेडी पहले से पता है, राइट? ये पढ़ा हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो मैं तुमको यहां बताने वाला इस क्वेश्चन में, ऐसा होता क्यों है। समझा पॉइंट क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ द रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। हम दोनों चेक करने वाले, एक बार रेयर से डेंसर में आएंगे और एक बार डेंसर से रेयर में जाके देखेंगे। ऑलरेडी हमको आंसर मालूम है, हमको ऑलरेडी आंसर क्लियर है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहां बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा लाइट तो लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज हमको ऑलरेडी पता है, राइट? तो इसके बारे में स्टार्ट करते। देखो पॉइंट ऐसा रहेगा यहाँ पे, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हमको ऑलरेडी पता, राइट? जो हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम, दैट मींस समझो रेयर से डेंसर अपन पहले चेक करते हैं, राइट? हम लोग पहले जो टॉपिक देखने वाले, वैसे 2 ही पॉइंट में हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखने वाले कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड क्यों होता है, ये हमारा मेन इसमें फर्स्ट पॉइंट में आज देखने वाला, राइट? तो देखो हमको ऑलरेडी पता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स, राइट? ये मूव हो रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव जब करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम, अच्छा रेयर मीडियम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेयर मीडियम हम लोग एयर लेते हैं, एयर एज अ रेयर मीडियम चलता है ना, एयर हमारे लिए रेयर मीडियम हो गया। चलो रेयर मीडियम से लाइट कहां पर आ रहा है? डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम कुछ भी एग्जांपल ले लो, एयर से ज्यादा डेंसर होना चाहिए, लेकिन वाटर ले सकते हो, ग्लास, चलो ग्लास लेते हैं हम लोग, ऐसा, ओके? सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम, दैट मींस एयर, टू डेंसर मीडियम, राइट? डेंसर मीडियम, अभी डेंसर मीडियम के लिए हम लोग चलो एग्जांपल में ग्लास ले लेते हैं, राइट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम, दैट मींस एयर, टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम उन्होंने क्या लिया है? ग्लास। तो ये केस में होने क्या वाला है हमको ऑलरेडी पता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहां बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो इसमें लिख देते हैं, द रे ऑफ लाइट बेंड्स, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? रे ऑफ लाइट बेंड्स towards the normal, राइट? ये हमारा पॉइंट जो हमको ऑलरेडी पहले पता है, जो हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट? ये चीज हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली मैंने लिखा नहीं है, बोलने के टाइम पे बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स, कहां बेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये 10th में पढ़ा, राइट? अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड क्यों होता है और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कब होगा, राइट? इसका रीजन मैं तुमको बताऊंगा। देखो चल, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आधा इंफॉर्मेशन तो डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा। देखो चलो एज्यूम करते हैं दैट ये जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, राइट? या फिर बाजू में बनाते हैं क्योंकि डायग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। यहां पे समझो कुछ, ये हुआ हमारा इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, राइट? इंटरफेस का मतलब क्या है? बाउंड्री, राइट? दो मीडियम के बीच का बाउंड्री। तो हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां मूव हो रहा है? वो एयर से कहां पे आ रहा है? ग्लास में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला जो मीडियम है इसको मैं एज्यूम करता हूं एयर, राइट? ये एयर मेरे लिए मीडियम हो जाएगा। और जो नीचे वाला मीडियम है इसको, इस मीडियम को मैं एज्यूम करता हूं कि ये ग्लास वाला मीडियम, राइट? लाइट ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो ये जहां से लाइट आता है उसको हम लोग हमेशा फर्स्ट मीडियम लेते हैं, राइट ना? और जहां पे लाइट आएगा तो वो क्या होता है हमारे लिए? सेकेंड मीडियम। ये हमको ऑलरेडी मालूम है। अच्छा हाँ, एयर और ग्लास के बारे में कुछ पैरामीटर जो हमको पहले से पता है वो लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1। कल ही तो पढ़ाया था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अच्छा ग्लास के बारे में तुमको नहीं पता है, मैं धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर करते करते जाऊंगा। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो ऑर्डिनरी सिंपल सा ग्लास होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, राइट? याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएगा हमारा, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, हमको ऑलरेडी पता है। चलो और क्या देखते हैं इसमें? हाँ
एयर, हाँ फर्स्ट मीडियम देख लिया, सेकंड मीडियम, चलो ठीक है, इतना इतना ठीक है। तो लाइट आ कहाँ से रहा है, एयर से आएगा और कहाँ जाएगा, ग्लास में जाएगा। चलो तो लाइट बनाते हैं यहाँ पे। तो समझो लाइट को मैं रेड कलर से यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा समझो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, राइट, क्योंकि एयर से आ रहा है और डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी रहता है, राइट, डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। जहां भी लाइट रे स्ट्राइक करता है, इंटरफेस, चलो इंटरफेस को नाम नहीं दिया है, इंटरफेस को कुछ नाम लेते हैं, लेट एक्स वाई बी द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, राइट, एक्स वाई क्या है हमारे लिए, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये जहां भी स्ट्राइक करेगा वहां पर क्या बनता है, हमेशा नॉर्मल। बात को याद रखो, जिधर भी लाइट जो भी इंटरफेस से जहां भी स्ट्राइक करता है वहां पे हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल। एंड नॉर्मल इज, और नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री, राइट ना। तो ये सरफेस से एक नॉर्मल बना दो, देखो अगर मैं ये सरफेस से एक नॉर्मल बनाऊं तो वो नॉर्मल कैसे आएगा, ये हुआ समझो हमारा नॉर्मल, राइट, ये नॉर्मल। चलो नॉर्मल को कुछ नाम दे देते हैं, लेट एन डैश बी योर नॉर्मल, राइट, ये आपके लिए एक नॉर्मल बन गया, एन डैश हमारे लिए एक नॉर्मल है। हाँ, ये रे ऑफ लाइट आया, राइट। चलो रे ऑफ लाइट आया तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन होने वाला है कि रिफ्रैक्शन होने वाला है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। जब दो मीडियम इन्वॉल्व रहता तो रिफ्रैक्शन होता, राइट। तो इतना तो क्लियर है कि लाइट का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, अब वो ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं रहने वाला, अब डायरेक्शन चेंज होगा। देखो उससे पहले मैं ये बता दूं लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन है क्या। अगर ये ग्लास वाला मीडियम नहीं होता और ये एयर ही पूरा मीडियम होता है तो ये लाइट को ऐसा स्ट्रेट जाना था, राइट, लाइट ऐसा जाता था। कब, जब ग्लास नहीं होता तो, लेकिन ग्लास है ना, तो अब लाइट ऐसा तो स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, उसको थोड़ा बेंड होने पड़ेगा, राइट, उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा। और कैसे बेंड होना पड़ेगा हमने ऑलरेडी देखा है, देखो किधर बेंड होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअल में लाइट को स्ट्रेट जाना था, राइट, ऐसे जाना था, लेकिन क्योंकि ग्लास वाला मीडियम आ गया है तो ये जो लाइट को ऐसे जाना था वो किधर बेंड होगा, वो बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, ऐसा कुछ बेंड होने वाला है। समझ में आया पॉइंट कैसा है। अगर ऐसा बेंड हुआ तो क्या हुआ, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। देखो ना, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, नॉर्मल की साइड बेंड करना है, नॉर्मल इधर है ना, ये ऊपर का नॉर्मल हो गया, इस मीडियम का नॉर्मल क्या है, इधर है ना एन, तो ये लाइट को ऐसा बेंड कराओ, यहाँ पे ऐसा बेंड कराना पड़ेगा, राइट। तो जो मुझे एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा सेकेंड मीडियम में ग्लास में लाइट का, वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ठीक है, समझा ये क्या डायरेक्शन है, ये एक्चुअल डायरेक्शन। जो मैंने देखो जो सॉलिड लाइन बनाया है ये एक्चुअल डायरेक्शन, और जो डॉटेड लाइन है वो ओरिजिनल डायरेक्शन होता अगर ग्लास नहीं होता तो, समझा। चलो तो चलो नेमिंग वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे, लेट पी क्यू बी द इंसिडेंट रे, नाम पता है ना, 10th में पढ़ा तो है इसको। ये पी क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अच्छा, क्यू आर मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ, क्यू आर बोलो क्या रहेगा, क्यू आर को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, एक मीडियम थोड़ी इन्वॉल्व है, दो मीडियम इन्वॉल्व रहेगा तो रिफ्रैक्टेड रे आता है, राइट। चलो अभी एंगल्स वगैरह भी देख लेते हैं जल्दी फटाफट। देखो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, पढ़ा है हमने ना ये चीज, पढ़ा है 10th में। एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, समझ में, रिफ्रैक्शन समझो, रिफ्लेक्शन नहीं है वो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। चलो तो आई थिंक हो गया प्रॉपर्ली, डायग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब हम हमारा एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। स्नेल्स लॉ कल मैंने पढ़ाया था, याद है, स्नेल्स लॉ हर जगह पे लगने वाला है, इसके आगे मैं जितना भी मैं थियरी पढ़ के हो चुका है हमारा, अब हम मैथमेटिक्स करेंगे जितना भी, अब लॉजिक समझने वाले ऐसा। तो हमको ऑलरेडी स्नेल्स लॉ तो पता है, चलो स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, राइट, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, देखते हैं स्नेल्स लॉ से हमको आंसर क्या मिलता है। स्नेल्स लॉ हमको ऑलरेडी पता है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मैथमेटिक्स जाके लिखेंगे, राइट। मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट सुनो और देखो क्या था। पॉइंट ऐसा था कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, याद है कल ही तो पढ़ाया था, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ, याद है किसका रेशियो था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, called as refractive index of second medium with respect to first medium। याद है कल ही तो पढ़ाया था मैंने ये चीज को, राइट, ये चीज मैंने ऑलरेडी कल पढ़ाया था। और एक बात और वहां पे सिखाया था मैंने तुमको, ये μ2 को लिखा जा सकता है μ2 बाय μ1, याद करो कल ही तो सिखाया था मैंने। देखो मैथ्स आना बहुत जरूरी है, अगर अभी तक 10th में मैथ्स वीक है तो अभी 2 साल का टाइम है तुम्हारे पास, 11th और 12th, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बिना मैथ्स नहीं समझ सकते साइंस को। हाँ, इसको मैंने ऐसा लिख दिया और यहाँ पे हमारा साइन आई अपॉन साइन आर एज इट इज है, चलेगा, सिंपल। अब डिफाइन ये करो कि फर्स्ट मीडियम क्या है और सेकंड मीडियम क्या है, राइट, फर्स्ट मीडियम क्या है और सेकंड मीडियम क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। हमको ऑलरेडी जैसे पता है, सिंस जो फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जो है, फर्स्ट मीडियम तो हमारे लिए क्या है, एयर है, फर्स्ट मीडियम एयर है, राइट।
तो फर्स्ट मीडियम एयर है, इसलिए मैं म्यू 1 नहीं लिखूंगा, म्यू 1 के जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा म्यू ए, और म्यू ए का आंसर हमको पहले से पता है कितना है 1, समझा। चलो वैसे ही सेकेंड मीडियम जो है, सेकेंड मीडियम बोलो क्या होगा, सेकेंड मीडियम ग्लास है, राइट ना, सेकेंड मीडियम हमारे लिए ग्लास है। अगर सेकेंड मीडियम ग्लास है तो मैं म्यू जी नहीं लिखने वाला हूँ, बोलो क्या लिखूंगा, म्यू 2 नहीं लिखना पड़ेगा हमको, म्यू 2 के जगह बोलो क्या लिखेंगे, म्यू जी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं सिंपल ये कर रहा हूँ, 1 2 ठीक है, 1 2 मैंने लिखा भी है, लेकिन एक्चुअल जो मीडियम है वो बता देते ना, वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा हमको। तो 1 के जगह पे म्यू, देखो फर्स्ट मीडियम के जगह पे मैं एयर लिखने वाला हूँ, सेकेंड मीडियम के जगह पे ग्लास, राइट। चलो लिख के देखते हैं, देखते क्या होता है। चलो तो पॉइंट ऐसा है कि मैं म्यू 2 के जगह पे मुझे क्या लिखना है, म्यू जी, राइट, और म्यू 1 के जगह पे क्या लिखना है, म्यू ए लिखना है, राइट, और इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ से एक्चुअल लॉजिक समझ में आ, देखो मैं क्या करने वाला पहले बता दूं, मैं तुमको प्रूफ करके बताऊंगा कि क्यों लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, राइट। इसका रीजन है कि लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड क्यों हुआ, राइट। यही तो हम साइंस में पढ़ेंगे, जो चीज ऑलरेडी, देखो ये चीज पढ़ा है ऑलरेडी, लेकिन ये क्यों होता है ये आज तक कभी नहीं पढ़ा, राइट। यही हम लोग साइंस में पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है। चलो देखते हैं, देखो बेसिक सा मैथ्स लगाओ, म्यू जी का आंसर कितना है 1.5, म्यू ए का आंसर कितना है 1, 1.5 अपॉन 1 कितना 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू जी अपॉन म्यू ए का आंसर, अब देखो मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, फिर से एक बार बात क्लियर करो, समझो। देखो म्यू जी का आंसर 1.5 है, म्यू ए का आंसर 1 है, 1.5 अपॉन 1 कितना होता है 1.5। मेरे को एक बात बताओ, म्यू जी अपॉन म्यू ए आंसर कितना आ रहा है इसका 1.5। क्या 1.5 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। चलो ठीक है, ये आंसर राइट बताया तुमने। हमको एक बात मालूम पड़ा यहाँ पे, सिंस म्यू जी बाय म्यू ए का जो आंसर है, राइट, ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये 1 से बड़ा है। तुम लोग ने तो बताया अभी किससे बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तुम लोग ने बताया ना अभी। देखो कैसे 1 से बड़ा, अरे बहुत इजी लॉजिक है, 1.5 अपॉन 1 1.5 1 से बड़ा होता है, राइट। तो इसका आंसर 1 से बड़ा है। अगर म्यू जी अपॉन म्यू ए का आंसर 1 से बड़ा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर का आंसर भी 1 से बड़ा है। अब सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अरे बीच में इक्वल टू का साइन है, देखो उधर दोनों सेम पैरामीटर है, अगर ये 1 से बड़ा है इसका मतलब ये भी 1 से बड़ा है। चलो तो इससे मुझे एक और चीज मालूम पड़ा, दैट मीन्स एक चीज मालूम पड़ा, दैट इज, देखो मैं बाजू में लिख रहा हूं, तुमको नीचे लिखते लिखना, राइट, ऐसा। दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1, ये बात समझा है। अच्छा अब बोलेंगे सर ये ग्रेटर देन, ये देखो ये ग्रेटर इक्वल टू का, इक्वल टू में ऑपरेशन समझ में आता है तुमको, ये डिवाइड वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा तो न्यूमरेटर में आता है, ये सब मालूम है। सेम वैसा ही काम इसके साथ होता है, राइट। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने वाला हूँ, ये साइन आर यहाँ पे डिनोमिनेटर में LHS में, अगर मैं इसको RHS में भेजूँ तो वो न्यूमरेटर में जाता है। जैसे इक्वल टू ऑपरेट होता है ना, सेम वैसे ये भी ऑपरेट होता है, कुछ नया चीज नहीं। तो साइन आर को मैं यहाँ भेज देता हूँ, साइन आर इंटू 1 कितना हो जाएगा साइन आर। तो बताओ क्या मिला हमको, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। यहां से देखो ये साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। अब दोनों साइड साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों साइन सेम है, आई और आर सेम है क्या, नहीं, साइन सेम है। इससे एक और चीज मालूम पड़ता है, दैट इज आई ग्रेटर देन आर। अरे दोनों साइड साइन है ना, ये सेम है, दिख रहे आई और आर अलग अलग है, तो आई और आर को देख के लो क्या है, राइट। तो इसमें हमको देखो क्या मालूम पड़ा है कि कौन किससे बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके वजह से आपका जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझा, ये रीजन है। अभी आज के बाद कभी भी तुमको कोई पूछे व्हाई द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द आंसर इज as the angle of incidence is greater than the angle of refraction, that's why the ray of light bends towards the normal। ये रीजन है, समझा, बात समझ में आया, ये मेन आंसर है आपका कि क्यों ऐसा होता है। और देख लो मेरा डायग्राम, देखो डायग्राम में क्या तुमको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आई वाला एंगल बड़ा है और आर वाला एंगल छोटा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है, समझा। चलो तो हमको यहाँ से एक बात मालूम पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम पड़ा, चलो वो पॉइंट लिख लेते हैं, देखते हैं वो पॉइंट है क्या। पॉइंट ऐसा है कि सिंस, बताओ कौन किससे बड़ा है, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इज ग्रेटर, राइट, इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है, हेंस इसीलिए, हेंस क्या होता है, हेंस द रे ऑफ लाइट क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, हेंस द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट ना, टुवर्ड्स बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होने वाला है। और इसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों होता है, राइट। रीजन हमको आज समझ में आ गया कि क्यों रे ऑफ लाइट बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल जब वो ट्रैवल करता है ऑप्टिकली रेरर से ऑप्टिकली डेंसर में। रीजन समझ में आ गया है, एक ही रीजन है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। बात समझ में आया। चलो, तो ये तो हमने वो देखा जब लाइट रेरर से डेंसर में आता है। चलो अभी वो देखते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेरर में जाएगा तो क्या होता है। चलो वो भी देख, दोनों को हमको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। इसका रीजन समझ में आ गया सबको, कुछ डाउट इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि एकदम डिटेल में बताया, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद पॉइंट नंबर 2, राइट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, समझो यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, पॉइंट नंबर 1, राइट। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2, राइट। अब पॉइंट नंबर 2 याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है, राइट। देखो A to Z हमको स्टेटमेंट ये और दो ही तो स्टेटमेंट आया है, बाकी तो मैथमेटिक्स है। देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ये हमको पहले से याद है। सुनो पॉइंट क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकली रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद तो है। फिर नीचे हमको रीजन लिखा है हमने, रीजन क्या हुआ, देखो रीजन बहुत सिंपल है, सिंस कौन किससे बड़ा है, सिंस angle of incidence is greater than the angle of refraction, hence the ray of light bends towards the normal, simple एकदम, राइट। और इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ये हमारा मेन आंसर, राइट। ये हमारा देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुमको, ये हम तुम्हारे टेक्स्ट बुक का कंटेंट नहीं है, ये MHT CET JEE नीट का कंटेंट, राइट। इसके लिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तो ही तो हम लोग आगे जाके जब हाई लेवल का आगे मैथमेटिक्स कराऊंगा, जब तुमको प्रिज्म फॉर्मूला कराऊंगा, प्रिज्म फॉर्मूला यहाँ चालू होता है और यहाँ पे आगे खत्म होता है, ऐसा इतना बड़ा है, तो उसके लिए तुमको A to Z ये सब पूरा मैथमेटिक्स आना चाहिए, इसलिए पहले बेस क्लियर कर लो। आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर, राइट। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, उल्टा देखते हैं अभी। अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां मूव होने वाला है, डेंसर से रेरर, राइट। पहले एयर से ग्लास में आया था और अब जो मैं करने जा रहा हूं यहां से कहां पे जाएगा, ग्लास से एयर, उल्टा कर लो, राइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स, कहां बेंड होता है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होने वाला। चलो वो भी बना देता हूं मैं, देखते हैं। चलो उससे पहले मेरे को जो तुमने स्टेटमेंट बताया पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कहां से कहां मूव हो रहा है, रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम कौन सा मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू कौन सा मीडियम, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। वैसे ऑप्टिकली वर्ड यूज करेंगे तो भी चलेगा, राइट। ऑप्टिकली तो एकदम एग्जैक्ट हो जाता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम, क्या होता है, अच्छा बताना पड़ेगा ना। वैसे ठीक है, ऑलरेडी हमने डेंसर बता दिया, डेंसर हमारे लिए ग्लास है और रेरर हमारे लिए क्या है, एयर। हाँ, तो क्या होगा बताओ, द रे ऑफ लाइट क्या होने वाला, द रे ऑफ लाइट कैसे बेंड होगा, रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होने वाला है। अच्छा, इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, राइट। और इसका मींस एक्चुअल में इसका रीजन ढूंढेंगे। रीजन हमको, मेरे को लगता है पहले से पता चल गया है। I अगर R से बड़ा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको उल्टा कर लो। R अगर I से बड़ा रहेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब हमको आंसर पहले से पता है, जस्ट खाली प्रूफ करके दिखाएंगे, लिखते हैं। तो चलो ये हो गया, ये थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पे याद रखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो हाँ, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कैसे, सबसे पहले डायग्राम समझना पड़ेगा, राइट। चलो देखो, जरूरी नहीं है कि ऊपर आपको रेरर मीडियम रखना है, नीचे डेंसर मीडियम, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही रहेगा। इसको फ्लिप कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो हमारा लाइट बताओ अभी कहां से कहां पे जा रहा है, डेंसर से रेरर। तो बताओ क्या मैं डेंसर को ऊपर लिख सकता हूं और रेरर को नीचे लिख सकता हूं, चलेगा। लाइट को यहां से लेकर, लाइट को सिर्फ डेंसर मीडियम से लेके आओ, चलेगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो एज इट इज ऐसे रखो और डेंसर से लाइट रेरर में लेके जाओ, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है उल्टा कर दो, राइट। ऊपर ग्लास लेके आओ, नीचे एयर लेके आओ, और ऑलमोस्ट ऐसी कुछ लॉजिक बनने वाला है वहां पे। चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायग्राम से, डायग्राम आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम। सबसे पहले याद है ना, एक्स वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं बताओ, एक्स वाई इज इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। अरे याद होना चाहिए सबको, एक्स वाई हमारे लिए है इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। एक्स वाई इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, राइट। और बताओ सबसे ऊपर कौन सा मीडियम लूं मैं यहाँ पे, कौन सा है, ये फर्स्ट मीडियम मेरे लिए क्या होगा अभी,
फर्स्ट मीडियम ग्लास क्यों ले रहा हूं मैं ऐसा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्लास से लाइट आ रहा है अभी ना, ग्लास से एयर में जाएगा ना, बोला तो है यहाँ पे डेंसर से रेयर में ऐसा। तो फर्स्ट मीडियम हमारे लिए ग्लास है और सेकंड मीडियम हमारे लिए कौन है, एयर। ठीक है चलो, एयर ग्लास हो गया। हाँ कुछ चीज तुमको ऑलरेडी पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, बोलो 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ये समझ के रखो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए आगे का न्यूमेरिकल। आगे मैं और बहुत सारा चीज याद कर, तुमको 3-4 मीडियम में लाइट का स्पीड भी याद करा दूंगा। देखो अभी एक नया चीज याद कर लिया तुमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज 1.5। चलो हाँ, अब काम है ऐसा कि चलो लाइट को अपने को मूव कराना है, चलो फिर लाइट को मूव कराते हैं। तो ये चलो एज्यूम करते हैं दिस इज इंसिडेंट रे, ये हमारे लिए हो गया इंसिडेंट रे, राइट, ऐसा कुछ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, इधर बताया था, ठीक। हाँ तो ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, नाम बाद में देंगे लेकिन एक पॉइंट हमको याद है, जहां भी लाइट स्ट्राइक करता है इंटरफेस में वहां पे क्या बनता है, और नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ना 90 डिग्री टू द सरफेस। चलो तो सरफेस से अपन एक 90 डिग्री बनाते हैं नॉर्मल। चलो ये हमारे लिए बन गया नॉर्मल, नाम देते हैं एन एन डैश, राइट, एन एन डैश इज योर नॉर्मल, समझा। हाँ ये कौन सा रे था जो मैंने रेड कलर से बनाया, इंसिडेंट रे। अब कौन सा रे आएगा, रिफ्रैक्टेड रे। चलो तो रिफ्रैक्टेड रे हमको पहले से मालूम है स्टेटमेंट के हिसाब से कि रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स नहीं आने वाला, वो अवे जाएगा, लेकिन टूवर्ड्स अवे तब मालूम पड़ता है जब हमको लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन मालूम रहता है। तो बना एक्सटेंड करते हैं ना लाइन को, ये लाइन को मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करता हूं तो हमको मालूम पड़ेगा ये है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब एयर वाला मीडियम नहीं होता, तो अगर पूरा ग्लास होता तो ऐसा होता था, राइट, लेकिन बीच में एयर आ गया है तो उसको बेंड होना है अभी। अच्छा अब लाइट कहाँ बेंड होगा, देखो ये है ओरिजिनल, ये टूवर्ड्स तो बेंड होने वाला नहीं है, अब कहाँ बेंड होगा, अवे मतलब इससे दूर जाने का, राइट, ऐसा कुछ लेते, राइट, यहाँ पे ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ तुम्हारा रे ऑफ लाइट बेंड होने वाला है। समझ में आया बात कैसा है, ऐसा रे ऑफ लाइट बेंड होने वाला है, समझा पॉइंट क्या है। तो इंसिडेंट रे और ये कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड। चलो नाम दे देते हैं PQR, ठीक है, PQR, ये R हमारा, समझा कैसा है। चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब बताते हैं। हमको ऑलरेडी स्टेटमेंट पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद हो गया। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I. एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। सिंपल। देखो याद है हमको आंसर पहले से मालूम है, कौन किससे बड़ा है बताओ, फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा अभी यहाँ पे आंसर, R ग्रेटर देन I ना। देखो क्लियर दिख रहा नहीं है तुमको कि R बड़ा है I से, दिख रहा है, डायग्राम में मालूम पड़ जाता है। अगर तुमको मतलब समझाए तो साइंस बहुत ईजी है, राइट, अगर मतलब नहीं समझाए तो तुमसे फिर इससे डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं है। तो हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। इस बात क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं ना हम लोग। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं फिर स्नेल्स लॉ से। तो पॉइंट ऐसा आएगा फ्रॉम कौन सा लॉ, अरे बोलो स्नेल्स लॉ, राइट, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अच्छा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है, याद है स्टेटमेंट क्या था, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant, called as refractive index of second medium with respect to first medium। मालूम है हमको, ठीक है। हाँ इसको याद है कैसे लिखते हैं, μ2 को कैसे लिखते हैं हम लोग, इधर देखो μ2 by μ1, याद तो है ना हमको सब कुछ। तो इसको लिखा जा सकता है एज μ2 by μ1 इक्वल टू sin I अपॉन sin R। अच्छा एक चीज और हमको पता है, ये मीडियम वाला कंसेप्ट। चलो मीडियम यूज करते देखते कौन सा मीडियम हमारे पास। सिंस जो फर्स्ट मीडियम है, बताओ फर्स्ट मीडियम क्या है हमारे पास, फर्स्ट मीडियम है क्या है, ग्लास, राइट, फर्स्ट मीडियम हमारे पास ग्लास है। अच्छा अगर फर्स्ट मीडियम ग्लास है तो मैं μ1 थोड़ी लिखने वाला हूँ, मैं μ1 की जगह बताओ क्या लिखूं, μg, जिसका आंसर हमको पता है 1.5, लेकिन लिखना नहीं है, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, राइट, ऐसा न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जो सेकेंड मीडियम है, बताओ सेकेंड मीडियम क्या है हमारे लिए, सेकेंड मीडियम तो हमारे लिए एयर है, राइट ना। तो मैं μ2 थोड़ी लिखने वाला हूँ, मैं μ2 की जगह बोलो क्या लिखूँ, μa ना, जिसका आंसर क्या होता है 1। मालूम है हमको ये भी चीज़। चलो फिर बस क्या, फिर तो पुट करना है और देखने का, और हमको आंसर पहले से मालूम है। चलो देखते हैं, जो हमको मालूम है उसको प्रूव करके देखते हैं। तो इसको अपडेट करेंगे, इसको नहीं, जो अब लेटेस्ट इक्वेशन है उसको अपडेट करो। तो μ2 नहीं चाहिए, μ2 की जगह क्या चाहिए, μa ना, μ2 की जगह μa चाहिए ना, और μ1 नहीं चाहिए, μ1 की जगह क्या चाहिए, μg, राइट, समझा, इक्वल टू क्या आएगा, sin I अपॉन sin R। चलो अब लगाओ यहाँ पे मैथमेटिक्स। देखो μa का आंसर क्या है, कितना था 1, μg का आंसर 1 अपॉन 1.5। बताओ आंसर किस में आएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा,
अरे ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा। 0 पॉइंट में आंसर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट क्या 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से छोटा है। बेसिक मैथ से आना चाहिए तुमको इतना चीज, राइट? सिंस वी ऑलरेडी नो दैट म्यू ए बाय म्यू जी इज लेस देन 1, बराबर? समझ में आ रहा है? क्यों रीजन है हर एक चीज के पीछे, क्यों लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब ये वाला पार्ट अगर लेस देन 1 है, तो मतलब ये भी लेस देन 1 है, तो मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑल्सो लेस देन 1, राइट? याद है मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, साइन आर को इधर भेज दिया था, 1 इंटू साइन आर हो जाता है ना, दैट मीन्स साइन आई इज लेस देन साइन आर। साइन साइन दोनों साइड हटा दो, बोलो क्या बचेगा? आई इज लेस देन आर। आया ना वही आंसर? देखो इसका उल्टा आंसर आया। अरे उल्टा ही आया, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, दोनों सेम सेम ही है, अलग थोड़ी है। देखो ना, ये दिख रहा है, आर बड़ा है आई छोटा है, इधर भी आर बड़ा है आई छोटा है, सिंपल, राइट? तो ये हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला मीन्स यहाँ पे हमने एक प्रूफ बताया कि क्यों ऐसा होता है, राइट? तो इसका रीजन आई थिंक आपको समझ में आ गया है, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, क्या ऐसा स्टेटमेंट तुम लोग मुझे यहाँ बता सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं, मैं जैसे जैसे स्टार्ट बताऊंगा वैसे आगे बताओ। पॉइंट ऐसा है, बताओ कि स्टार्ट कैसे करूँ? सिंस से स्टार्ट होगा ना, सिंस। अच्छा, सिंस कौन? सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कैसा है? लेस देन छोटा है ना, इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा है, हेंस इसीलिए हेंस क्या? रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, हेंस द रे ऑफ लाइट, हेंस द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे, राइट? अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर बेंड होता है, रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी एकदम क्लियर समझ में आ गया, ओके? तो देख लो क्लियर क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपको प्रॉपर्ली समझा है? क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि क्यों रे ऑफ लाइट बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, रीजन समझ में आ गया है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये केस में हमने क्या देखा कि क्यों रे ऑफ लाइट बेंड होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, उसका रीजन क्या है? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उल्टा भी बोल सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी चलेगा। समझा पॉइंट? ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्रिटिकल एंगल, ओके? तो क्रिटिकल एंगल क्या है पहले ये समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल ये नाम ऑलरेडी सुना होगा 10th में, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग 10th में तब, ओके? तो क्या है क्रिटिकल एंगल, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, तो डायग्राम से ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखो, डायग्राम कैसा होगा सुनो। यहाँ पे डायग्राम अब ऐसा है कि जैसे अभी तक हमने देखा ना, ये डायग्राम सेम ऐसी लॉजिक है। दो मीडियम हमको लेना पड़ेगा, तो चलो बनाते हैं फटाफट। सबसे पहले आएगा इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम विच इज एक्स वाई, राइट? ये हमारे लिए होता है इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम के बीच का इंटरफेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, राइट? दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। अच्छा, इसके बाद डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम दो डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक फर्स्ट मीडियम लेते हैं, फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम को यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं एयर, राइट? तो ये हमारे लिए है फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम हो गया। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेकेंड मीडियम, ठीक है? हाँ, फर्स्ट मीडियम एयर एज्यूम करते हैं, एयर इज द फर्स्ट मीडियम। और सेकेंड मीडियम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चलो ग्लास एज्यूम कर लेते हैं, ग्लास, राइट? ग्लास इज आवर सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वी ऑलरेडी नो, इट्स वैल्यू इज 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। याद हो गया हमको अब ये सब चीज़, ठीक है? बताओ दोनों में रेयरर कौन है और डेंसर कौन है? फर्स्ट मीडियम रेयरर है, सेकेंड मीडियम डेंसर। याद रखो क्रिटिकल एंगल का जो फिनोमिनन है, इसमें लाइट मूव होता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, याद रहेगा। अब लाइट रेयरर से डेंसर में नहीं आ रहा है। क्रिटिकल एंगल कभी पढ़ने मिलता है हमको? व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो देखो, तुम मैं बताओ लाइट को ऊपर से नीचे लेके आओ कि नीचे से ऊपर लेके जाओ? नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे। चलो ये हम एज्यूम करते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे। अच्छा,
अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये हमारा समझो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हाँ, हमको एक चीज पहले से मालूम है, जहां भी लाइट इंटरैक्ट करता है, स्ट्राइक करता है, वहां क्या बनता है? नॉर्मल। एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और यू कैन से 90 डिग्री टू द सरफेस। तो ये है हमारा नॉर्मल, राइट। नॉर्मल को नाम हम मोस्टली ज्यादा करके क्या लेते हैं? एन डैश ले लेते हैं, ठीक है। एन डैश इज अवर नॉर्मल, ऐसा। हाँ, तो अब यहां पे लॉजिक क्या आता है? देखो इतना क्लियर है। देखो मैं तुमको ना क्रिटिकल एंगल पूरा एकदम डिटेल में समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ यहां पे। देखो एक बात बताओ, लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है कि रेयर से डेंसर में आ रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है। डेंसर से रेयर जा रहा है मतलब ऐसा कुछ लॉजिक है। देखो दिख रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है। देखो हमको डेंसर से रेयर जाने के टाइम पे हमको एक लॉजिक मालूम है। देखो क्या कंसेप्ट ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो वो टाइम पे क्या होता है, जरा ध्यान दो। देखो समझो ये व्हाइट वाला जो स्केल है ये रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट रे को, राइट। और ये जो ट्रांसपेरेंट स्केल है ये रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टेड रे को। सुनो, डेंसर मीडियम से हम रेयर मीडियम में आ रहे हैं, तो एज्यूम करो ये जो है ना ये व्हाइट वाला स्केल। अब ये एक काम करते हैं, हम ये पहले रेड वाला लाइन को इसको रब कर देता हूं। मैं तुमको पहले सिखाता हूं कि क्या हो क्या रहा है, बाद में हम लोग इंसिडेंट रे बनाते हैं। देखो तो एज्यूम करो ये जो व्हाइट स्केल है ये आपके लिए इंसिडेंट रे, राइट। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रहा है, कहां से आ रहा है? डेंसर मीडियम से आ रहा है। और जब भी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से आएगा तो इतना कंफर्म है कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड रे कहां बेंड होगा? अवे फ्रॉम। ये इंसिडेंट रे का एक्चुअल डायरेक्शन ऐसा कुछ रहेगा ना, कुछ तो कुछ एक्चुअल डायरेक्शन। देखो ये होगा इसका एक्चुअल डायरेक्शन, राइट। लेकिन क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो एक्चुअल डायरेक्शन तो मूव होने वाला नहीं, ये मूव होगा ना अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा। समझा? तो ये इंसिडेंट रे के लिए आपका रिफ्रैक्टेड रे यहां पे आ रहा है। सोचो अगर मैं ये इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दूं तो, समझा मैंने क्या किया? अरे पहले ये इंसिडेंट रे कम एंगल पे था, देखो ना यहाँ पे नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे का। अब बोलेंगे सर ये तो नीचे रिफ्रैक्टेड रे आता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये कौन सा रे जो मैं बता रहा हूं? ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल से क्या रहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो अगर कम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सोचो समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो जो बेंड होने का प्रोसेस होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल वो भी कम होगा। अब सोचो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, थोड़ा बढ़ा दूं, तो जो रे एक्चुअल में ऐसे जाने वाला था वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होकर ऐसा हो जाएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं तो ऐसा होगा, एक टाइम आएगा कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है, राइट। ऐसा हो जाता है हॉरिजॉन्टल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे आ जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझा पॉइंट? क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल कुछ नया चीज नहीं है। क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके वजह से आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसे हो जाता है? वो 90 डिग्री पे आ जाता है। यही लॉजिक, सिंपल। समझा? अभी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर्ली समझ में आएगा, राइट। सो लेट्स कंसिडर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे के लिए समझो ये मेरे लिए एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे हमको मालूम है ये एक ऐसा इंसिडेंट रे है जिसमें हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बहुत सारा हो सकता है, याद है बताया ना मैंने। देखो यहाँ पे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके वजह से आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ मूव हो रहा है? बताओ वो कहाँ पे आया? जो रिफ्रैक्टेड रे। अब वो रिफ्रैक्टेड रे कैसे आता है? नॉर्मल से कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके वजह से आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे वो कितने डिग्री पे आ रहा है? 90 डिग्री पे आ रहा है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? समझा क्रिटिकल एंगल क्या है? बहुत इजी है। क्रिटिकल एंगल कुछ नया चीज नहीं है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई अगर पूछे कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल तो हमारा आंसर होगा क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। किधर? डेंसर मीडियम में, इन डेंसर मीडियम। अच्छा इसके वजह से होता क्या है? फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आ रहे ना, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन फर्स्ट मीडियम इज कितना डिग्री? 90 डिग्री। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया हमसे। देखो मैंने क्या बताया था, मीडियम कैसे डिसाइड करते हैं? जहां से लाइट आता है ना, हमारा लाइट तो यहां से आ रहा है ऐसा, तो ये हमारे लिए बोलो कौन सा मीडियम होगा? ये फर्स्ट मीडियम, राइट। तो ये हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, और जहां पे लाइट जा रहा है वो सेकेंड मीडियम, राइट। ऐसा लॉजिक है। बात समझ में आया? तो देखो, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बीच में अगर कुछ रॉन्ग होता है तो भी ऑन द स्पॉट हम लोग क्लियर कर सकते हैं उसको। सुनो तो क्या है स्टेटमेंट में, सुनो। क्रिटिकल, देखो नाम में क्रिटिकल एंगल मतलब कुछ तो एंगल होगा, और वो एक्चुअल में कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। समझा? तो क्रिटिकल एंगल इज द
एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ इन डेंसर मीडियम, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन कौन सा मीडियम, रेयर की डेंसर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, राइट। समझा क्या लॉजिक है? तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी रे ऑफ लाइट आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगा, एक पर्टिकुलर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है रेयर मीडियम में, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। कौन से मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का या फिर डेंसर मीडियम का। चलो डेंसर रेयर भी लिख देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होता है। ये हमारे लिए रेयर मीडियम, राइट, और ये हमारे लिए डेंसर मीडियम। समझा कैसा है? तो चलो स्टेटमेंट बता दूं क्या है, सुनो पॉइंट। इस क्रिटिकल एंगल के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन सुनो क्या है, लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए। समझा है? अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो इस केस में कभी आपको क्रिटिकल एंगल नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं मिले। खुद ही सोचो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं ना तो ये एंगल ऑफ ये जो ये रहे ना, ये और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा और उसको यहां पे आ जाएगा, तो वो नॉर्मल से 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। नॉर्मल से 0 डिग्री पे आ सकता है बट नॉर्मल से 90 डिग्री कभी नहीं आ सकता, राइट। ऐसा लॉजिक है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो क्रिटिकल एंगल कभी नहीं बन सकता है। समझा पॉइंट? कि इसका कंडीशन है कि क्रिटिकल एंगल सिर्फ कब बनता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर, तो ही बनेगा, राइट। तो स्टेटमेंट सुनो जरा ध्यान से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। किस कौन से मीडियम के लिए, फॉर देखो बार बार मीडियम होगा यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं होने का है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, खाली समझो। एक टाइम मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, पॉइंट सुन देखो क्या, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, राइट, इतना क्लियर है। आगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, राइट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, राइट। क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम बोले या फिर क्रिटिकल एंगल बोलेंगे तो भी चल जाएगा। समझाए पॉइंट क्या है? एक बार अब साथ में बोलते, राइट, ध्यान, चलो स्टार्ट करो। व्हेन बोलो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये समझाए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज that angle of incidence is called as critical angle of denser medium, ऐसा बोल सकते हैं। एक और तरीका है, that angle of incidence in denser medium is called as critical angle, ऐसा ही बोल सकते हैं। मीन्स ऐसा आओ या तो ऐसा जाओ, एक ही बात है। समझ में आया? क्लियर। चलो अब फटाफट इसका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। डायग्राम तो हो गया है, चलो स्टेटमेंट सबको याद भी हो गया है और वैसा धीरे धीरे बताओ भी मेरे को। तो स्टेटमेंट भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, चलो बोलो क्या कर बताओ स्टेटमेंट। व्हेन क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम कहां से कहां पे, मूव्स फ्रॉम, हाँ, SCR ना कि CER, SCR रहता है ना, तो यहाँ भी आएगा ना, यहाँ भी S और कहाँ पे था, बहुत जगह पे आया था शायद, इतना ही है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे किया है SER, और इधर भी रहेगा फिर तो कहीं तो वर्ड्स, अच्छा यहाँ पे SCR, ठीक है, चलता है। स्पेलिंग वैसे भी कोई इधर देखने वाला नहीं है, बराबर है, कहीं और तो नहीं है ना, इतना ही, ठीक है। चलो चलना। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ना। अच्छा ऑप्टिकली, चलो एक बार लिख देते, अभी तक मैंने ऑप्टिकली लिखा नहीं है एक भी बार, तो यहाँ पर लिख लेते, तो जब तुम लोग पढ़ोगे एटलीस्ट मालूम पड़ेगा कि यहाँ भी किधर भी डाल सकते हो। मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली, हाँ, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अच्छा रेयर मीडियम, इसके बाद बताओ क्या था, क्या उसके बाद क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा कहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन
denser medium, the angle of incidence in denser medium. याद इसके बाद क्या था? For which ना, for which क्या? For which the angle of refraction ना, for which the angle of refraction. अच्छा, angle of refraction किधर था? Rarer medium. Angle of refraction in rarer medium कितना था? 90 is 90. इसकी बात मालूम ना क्या है? That angle of incidence, that angle, अभी कैसा आएंगे पता है? हम लोग ऐसा आएंगे, राइट? ऐसा, that angle of incidence ना, incidence, that angle of incidence कहाँ पे? in denser medium. क्या बोलते हैं in denser medium इसको? is called as critical angle. इसको हम critical angle बोलते हैं, critical angle, राइट? अच्छा, डिनोट कैसे किया जाता है बताओ? IC, राइट है ना, क्रिटिकल एंगल, सिंपल. तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट रेडी. अच्छा, इसके बाद मैथमेटिक्स करना है हमको यहाँ पे, तो उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. हाँ देखो, हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मोस्टली आपको स्नेल्स लॉ देखने मिलेगा, इसलिए मैंने स्नेल्स लॉ एकदम अच्छे से पढ़ाया तुमको, राइट? इधर भी स्नेल्स लॉ लगने वाला. चलो, क्योंकि ICR ये सब तो आ रहा है तो स्नेल्स लॉ तो लगेगा. चलो लगाते हैं स्नेल्स लॉ, देखते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि हमको स्नेल्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1 में यूज़ करते हैं स्नेल्स लॉ. बताओ क्या यूजिंग, कौन सा लॉ? यूजिंग स्नेल्स लॉ, राइट? स्नेल्स लॉ. अच्छा बताओ, स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट भी सबको याद रहेगा. चलो देखते हैं. याद है, स्टार्ट करता है. फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant, called as refractive index of second medium with respect to first medium. सिंपल. हाँ, फिर इसकी बात तो हमको मालूम ही है. इसको बोलो कैसे लिखा जा सकता है? μ2 by μ1 is equal to sin I upon sin R. सिंपल, राइट? अब 2 1 तो हमको मालूम ही हमारे लिए क्या है, राइट? 1 हमारे लिए क्या बताओ? यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमको ऑलरेडी पता है, सिंस वी ऑलरेडी नो, सिंस फर्स्ट जो हमारा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम बताओ कौन है? फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम, राइट? तो मैं μ1 नहीं लिखने वाला हूँ, मैं μ1 के जगह क्या लिखूंगा? μg लिखा, जिसका आंसर 1.5 है. अच्छा, ऑल्सो सेकेंड मीडियम बताओ क्या है हमारे लिए? सेकेंड मीडियम μ2 जो है वो रहेगा μa ना, सेकेंड मीडियम एयर है ना, जिसका आंसर 1 है. चलो ये वैल्यू उधर पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है. हाँ, एक बात और समझो, I नहीं है, क्या है? IC है. R नहीं है, R का वैल्यू भी है हमारे पास ना. चलो तो एक काम करते हैं, सब एक साथ ही पुट करते हैं ना, ये भी पुट करना है, आगे वाला भी पुट करते हैं. बताओ, I इज इक्वल टू, I किसके बराबर है? I थोड़ी हमारे पास, I क्या? IC है. I इज इक्वल टू IC एंड R इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये सब हमको ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे, वही चीज़ मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, राइट? तो आई थिंक इतना समझ में आ गया. देखते चलो ये वैल्यू सब पुट करके देखते क्या होता है. हाँ, μ2 नहीं लिखने वाला, μ2 की जगह क्या लिखूँ? μg. μ1 के जगह पे क्या लिखूँ? μa, जिसका वैल्यू भी तो पता है हमको. μa कितना होने वाला? 1 ना. तो नीचे मेरे को लगता नहीं कि 1 लिखने की जरूरत है ना, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं. ओके चलो, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. और फिर आगे क्या रहेगा यहाँ पे? इज इक्वल टू साइन ऑफ IC ना, I थोड़ी लिखने का है, I के जगह क्या लिखेंगे? IC. और नीचे क्या आएगा? साइन ऑफ, पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री 10th में, साइन 90 कितना होता है? 1. नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा है कि एक बार प्रॉपरली चेक कर लो, बराबर लिखा क्या पर? नहीं ना. जो सेकेंड मीडियम है वो क्या था? वो एयर था ना, राइट है क्या? देखो ये इसमें पुट करना ना अपने को. μ2 का आंसर क्या है? μ2 क्या है? म्यू है ना. देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पूरा फिर से लिखता हूँ. देखो ये साइन IC अपॉन साइन 90 तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ मेन देखो प्रॉब्लम हो गया, μ2 की जगह μa लिखना है, जिसका आंसर क्या है? 1, राइट? ऐसा 1 आएगा ना फिर ऊपर आंसर, अपॉन μ1 दोनों क्या है? μ1 का आंसर कितना है? μg, राइट? μg है ना. और 1.5 नंबर नहीं लिखना क्योंकि मैथमेटिक्स कर रहे हैं. नंबर सिर्फ एयर के लिए लिखने का, बाकी और कहीं नहीं लिखने का, क्योंकि हर ग्लास का आंसर 1.5 नहीं होता है. अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं. क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, बहुत अलग अलग. तो अलग अलग ग्लास के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. डायमंड भी एक टाइप का ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, राइट? ऐसा तो बहुत अलग अलग है. तो ग्लास के लिए सिंपल ग्लास ही रखेंगे. हाँ, साइन 90 लेकिन हमको मालूम है साइन 90 कितना है? 1. तो अगर मैं इसको घुमा कैसे लिखूँ, तो नीचे 1 थोड़ी लिखने वाले हैं हम लोग. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1 अपॉन μg, राइट ना. हाँ, एक
ये तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट निकल गया है। इससे ही मैं देखो क्या निकाल, एक काम करता हूँ, आईसी चाहिए ना मुझे, आईसी चाहिए ना, आईसी, आईसी मीन्स क्रिटिकल एंगल। साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को वहां भेजा जा सकता है, ऐसा होता है राइट। देखो जब साइन यहां से यहां पे आएगा तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स, क्या बन जाता है, साइन इनवर्स। ये यहाँ पे था तो साइन था, ये नेट ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट है, जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री तो वहाँ पे सिखाऊंगा राइट। ऐसा होता है, साइन को वहाँ भेजा जा सकता है, साइन वहाँ पे जाएगा तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन क्या था, म्यू जी। देखो ये तो एक बेसिक, ये फॉर्मूला तब आएगा जब ग्लास और एयर मीडियम लोगे तो ना। देखो ना ग्लास और एयर लिया, जरूरी है क्या हर बार ग्लास और एयर ही आएगा, वाटर एयर हो सकता है, वाटर डायमंड हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राइट। तो मैं एक इन जनरल फॉर्मूला बना के देता हूं, इन जनरल मतलब जो सबके लिए वैलिड है। देखो एक लॉजिक है, चेक करो आईसी कौन से मीडियम में, ग्लास में है। चेक करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का। क्रिटिकल एंगल ग्लास में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका है, ग्लास। इससे एक बात मालूम पड़ता है कि क्रिटिकल एंगल आप लिख रहे हो तो ऑब्वियस है कि ये मीडियम कौन सा मीडियम रहेगा, जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल है वही वाला मीडियम रहेगा ना। अरे देखो ना क्रिटिकल एंगल कहां पे था, ग्लास में था, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा। अगर क्रिटिकल एंगल वाटर में होता तो बताओ किसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे ये मालूम पड़ता है, दैट मीन्स ये, इससे एक चीज मालूम पड़ता है, दैट मीन्स कि जो क्रिटिकल एंगल है इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू लिखो, जी डब्ल्यू कुछ मत लिखो। ऑब्वियस है कि क्रिटिकल एंगल जो मीडियम में रहेगा उसी मीडियम का तुमको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, दैट्स इट, सिंपल राइट है। तो यहाँ पे लिखो वेर, हमको लिखना पड़ेगा वेर म्यू क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे क्रिटिकल एंगल है, या फिर आप बोल सकते हो जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सिंपल ना। क्या क्या लिखा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर देयर इज, बताओ ये वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे क्रिटिकल एंगल है ना, वेयर देयर इज क्रिटिकल एंगल। समझा पॉइंट कैसा है, समझा नहीं, लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाया मैंने तुमको यहाँ पे। ये हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला राइट, ये फॉर्मूला, ये हमारा मेन क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं जेडब्ल्यू नीट में राइट, ऐसा लॉजिक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कब यूज करना है राइट। ये फॉर्मूला बताओ किसके लिए है, ये फॉर्मूला तो जो मीडियम हम लोग ने लिया उसका फॉर्मूला है। हमको हर बार थोड़ी हमको यही मीडियम मिलने वाला है, हमको तो कुछ भी मीडियम मिल सकता है, तो हम लोग हमारी तरफ से अपना पहले से रेडी रखेंगे सब कुछ राइट। तो हमारा ये फॉर्मूला का मतलब ऐसा है कि क्रिटिकल एंगल जहां बन रहा है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो बस। और एक बात बताओ, अगर तुमको कोई भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालना है तो सिर्फ एक ही चीज का जरूरत है, बोलो क्या, उस मीडियम का क्या चाहिए तुमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इधर पुट कर दो और साइन इनवर्स का आंसर निकाल दो, हो गया, मिल गया क्रिटिकल एंगल। समझा। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है राइट ना, क्रिटिकल एंगल कैसा है समझ में आ गया सबको। तो चलो बताओ एक बार कि क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बनता है, डेंसर की रेयर, डेंसर। हमेशा क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में ही बनेगा राइट। देखो डेंसर मीडियम में बन रहा है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल के लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी देखा आप लोगों ने। क्रिटिकल एंगल का एक नेसेसरी कंडीशन है दैट द लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम राइट। हाँ, और हमेशा आर का आंसर 90 होना चाहिए राइट है ना, बराबर है। चलो ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रॉपर्ली क्रिटिकल एंगल भी एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।